हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं प्रद्युम्न झा, आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेजर पर। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आपके सामने कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूं आपको पढ़ाने के लिए। ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज़ एक्चुअली मैं कुछ वीडियोज़ नहीं ले पा रहा था काफ़ी दिनों से, तो फाइनली मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। और आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इनपुट आउटपुट फॉर प्रीलिम्स लेवल। और आज कुछ ट्रिक्स के साथ में बताने वाला हूँ आपको। आई होप आपको ये ट्रिक्स काफ़ी अच्छे लगेंगे और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आप जानते हो कि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, क्योंकि आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन होने वाला है अपकमिंग 12 और 13 को है आपका। तो मुझे जैसा लगता है कि मैं ये टॉपिक इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि अगर मान लो आरआरबी पीओ में ऐसे क्वेश्चंस आ गए और इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो शायद आप मेरे ट्रिक्स के द्वारा आप अपने टाइमिंग को सेव कर सकते हो और कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स ही होता है। ओके, 40 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग और 40 क्वेश्चंस आपके मैथ्स, और टाइम काफ़ी कम होता है आपका। तो आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और वो कब सीखेंगे हम? जब हमें ट्रिक्स पता होगा कि कैसे हम क्वेश्चन के अपने टाइमिंग को सॉल्व कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है लेट्स लर्न टू सॉल्व इन सिंगल स्टेप। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही देख रहे हो आप। सिंगल स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बार बार कोई स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। जो लोग नए हैं, मान लो कभी भी इनपुट आउटपुट सॉल्व नहीं किए हैं, उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है ये। आराम से एक दो बार देखना आप, और तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परेशानी हो रही है और कैसे हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आप लोग को बेसिक आइडिया बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ओके, देखो ये आपके सामने एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। हमेशा ऑलवेज दे यूज टू गिव वन एग्जाम्पल। एक पैटर्न होता है, एग्जाम्पल होता है, उसके बेसिस पे एक नया इनपुट दिया जाता है और फिर वहाँ से 5 क्वेश्चंस दे यूज टू आस्क। फाइन, आपको क्या करना होता है, जो गिवन एग्जाम्पल है वहाँ से आपको देखना होता है कि उसमें क्या पैटर्न चल रहा है, क्या लॉजिक है। अगर आपने लॉजिक समझ में आ गया, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो उस लॉजिक के बेसिस पे जो गिवन एग्जाम्पल है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बट अगर लॉजिक समझ में नहीं आया माय डियर फ्रेंड, तो फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये लॉजिक आपको जानना। ओके, लॉजिक नहीं जान पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये आपका एक पैटर्न दिखाया मैं आपको कि कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, एक इनपुट दिया हुआ है TRS 67 13 राइट, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टेप बाय स्टेप आपके कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं वहाँ पे। ओके, ये आपका एक मैं आपको एग्जांपल बताया, ठीक है ना। कुछ लॉजिक होता है, बहुत सारे लॉजिक्स ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। मान लो कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे करके लॉजिक बनते हैं। तभी मैं इस क्वेश्चन के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ कि कितने सारे पैटर्न्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने सारे आपके ऐसे लॉजिक बन सकते हैं। पहले हम उसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमको वो समझ में आ गया तो शायद हम कुछ हिट एंड ट्रायल करके हम लॉजिक के हद तक जा सकते हैं। ओके, ठीक है ना। तो पहले हम समझते हैं कि आपका पैटर्न क्या क्या हो रहा है, किस किस पैटर्न से क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, मैंने इतने सारे पैटर्न्स आपके सामने लेकर आया है। देखो मैं आ चुका हूँ, मैं आ गया हूँ मैं इतने सारे पैटर्न्स को लेकर। देखो आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो आपका पैटर्न दिख रहा होगा वो दिख रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो भाई देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, मान लो कभी एक स्टेप हुआ और यहाँ पे दे दिया एप्पल, फिर यहाँ पे दे दिया सपोज दे दिया आपको डॉग, फिर यहाँ पे दे दिया पिग, यहाँ पे दे दिया क्वीन। तो देखो क्वीन, पिग, डॉग, एप्पल, ये सब क्या है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है आपके यहाँ पे। ओके, या फिर डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ये पहले आ जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके, इस टाइप के भी पैटर्न्स आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आपका पैटर्न क्या होता है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। क्या हो सकता है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। मान लो आपसे कहा गया सपोज, और ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने कहा आई, ओके, ऑरेंज, यूज, ठीक है, और फिर यहाँ पे अरेंज कर दिया मैं, नेक्स्ट में सेंटेंस में आपको कर दिया मैं बाय, पिकॉक, टाइगर। तो ये देखो ये जो अरेंजमेंट है आपका यहाँ का, अगर मैं इस अरेंजमेंट की बात करूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये आई, ऑरेंज, यूज, ये क्या है आपका वॉवेल, स्टार्टिंग वर्ड, वॉवेल से स्टार्ट किया जा रहा है आपका यहाँ पे, है कि नहीं।
और ये जो आपका अरेंज किया गया है बी, पी और टी, ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट आपको मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अपोजिट पेयर ऑफ लेटर। अपोजिट पेयर ऑफ लेटर में क्या हो सकता है, सपोज मैंने कुछ लेटर लिखा, सपोज यहाँ पे हमने लिखा वी के एल टी पी, ओके, और उसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ लिख दिया ई पी ओ टी जी और के। तो ये क्या है, आपके अपोजिट लेटर, क्योंकि इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये आ गया। तो ऐसे भी कंसेप्ट आपके बन सकते हैं। नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड्स, नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड, सपोज मान लो आपकी कोई स्टेप है, उस पर मैं आपको दे दिया आपका आई, फिर आपको दे दिया सपोज दे दिया सपोज और क्या दे सकता हूँ, ऑफ, ठीक है, फिर आपको दे दिया गोट, ठीक है। तो ये सब क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स। अगर मान लो सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपका एप्पल, ठीक है, और ये बहुत सारे वर्ड्स। तो हम देखो अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहें तो हम यहाँ ऑफ लिख दिए, यहाँ आई लिख दिए, यहाँ गोट लिख दिए और यहाँ एप्पल लिख दिए। अब ये कैसे अरेंजमेंट हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स सबसे कम किस में है, ऑफ में है, फिर किस में है, आई में है, फिर किस में गोट में है, फिर किस में, एप्पल में है। तो ऐसे करके भी आपके अरेंजमेंट चल सकते हैं। तो ये सब चीज़ मैंने आपको मिस अरेंजमेंट बताया हूँ कि इतने सारे अरेंजमेंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, सही बात है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, जो पहले जो आपका वर्ड्स जो आपके डिक्शनरी में पहले आ जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग में अरेंज कर देंगे। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, मान लो कुछ वर्ड आपके कैपिटल लेटर से अरेंज है और कुछ वर्ड्स आपके स्मॉल लेटर से अरेंज है, तो जो आपका कैपिटल लेटर है वो पहले आ जाएगा, जो स्मॉल लेटर है वो बाद में आ जाएगा, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड फ्रॉम लास्ट लेटर, लास्ट लेटर से भी हो सकता है कि ई आपका डी है, आई है, एफ है, तो यहाँ से भी स्टार्टिंग लास्ट लेटर से भी अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या आपका गोट है, तो आपको गोट पहले लिख देगा वो वहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या है, फिर आपका ई 2 बार है, तो ई 2 बार है तो डिक्शनरी ऑर्डर में कर लेंगे आपको। ऐसे करके क्वेश्चन आपका बनता है। इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेप्स, ऊपर नीचे आपका स्टेप कर देगा। मान लो कोई स्टेप लिखा हुआ है, ओके, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 15, 29, 17 और 19, 24, ठीक है ना। तो इसको क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो इसी को बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेप्स, इसी को इंटरचेंज करते हैं वो लोग। तो 15 के बाद 19 कर देगा, 15, 17, 19, 24, 29, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। बट कहाँ से हुआ, इसी स्टेप से हुआ, इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्टेप्स, मान लो ये एक स्टेप है और उसके ऊपर भी कोई स्टेप है, यहाँ 2 है तो 15 + 2 यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका 17 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 29 + 3 आपका 32 हो जाएगा। ऐसे करके भी आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, जैसे हम यहाँ पे आपको बताए अल्फ़ाबेट्स आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है, वैसे आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स भी हो सकता है। ओके, मैं इसको थोड़ा फास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि और भी क्वेश्चन मुझे आपको समझाना है। प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, प्लेस वैल्यू भी हो सकता है आपका, जैसे मान लो एप्पल हो गया, यहाँ पे आई हो गया, मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। यहाँ गो हो गया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 157, तो ये 157 क्या है, हर एक वर्ड का स्टार्टिंग लेटर का प्लेस वैल्यू। ए का प्लेस वैल्यू क्या है 1, ई का प्लेस वैल्यू क्या है 5, जी का प्लेस वैल्यू क्या है 7, ठीक है ना। तो ये भी कंसेप्ट आपका बन सकता है। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ नंबर इन यूनिट डिजिट्स, देखो ये भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मान लो मैंने एक वर्ड लिखा, सपोज मैंने कुछ वर्ड लिखा जैसे लव लिखा, जैसे मैंने लिखा पेन, ठीक है, पेन लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे इस वर्ड को लेके मैं अगर चाहूँ तो 2 तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो लेटर में भी लिख सकता हूँ, डिजिट में भी लिख सकता हूँ। कैसे, देखो आप, यहाँ पे मैं लिख दिया सी, ओके, और यहाँ पे मैं लिख दिया जी। बोलोगे सर कैसे लिखा, एल का वैल्यू क्या होता है 12, तो 12 2 डिजिट का है, तो 1 + 2 क्या हो गया आपका 3, और 3 का वैल्यू क्या हो गया 6। यहाँ पी है तो पी 1 + 6 क्या हो गया 7, तो 7 का वैल्यू क्या हो गया जी। और इस चीज़ को मैं यहाँ पे डिजिट में भी लिख सकता था। कैसे, मैं इसको डिजिट, मान लो आपका यहाँ पे कुछ नंबर है 17, ठीक है ना, यहाँ पे 29, ओके, यहाँ पे 35, यहाँ पे 42, और इसके नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया मैं यहाँ पे 8, ये 11 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 8, ठीक है, और ये 06, ये क्या हुआ है एडिशन। क्यों, क्योंकि इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है, तो 8, तो एडिशन भी आपका हो सकता है, जो भी आपका है। इवन और ऑड नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर ऑड नंबर आप जानते हो, प्राइम और कंपोजिट नंबर भी आप जानते हो। मल्टीपल ऑफ नंबर, जैसे कोई नंबर आपका हो गया 5
15, 25, तो ये एक साइड चलेगा क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 15 है, तो दूसरा आपका 29, 33 और 51 ये अलग चलेगा आपका, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ नंबर चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। नेक्स्ट स्क्वायर रूट आपको पता है, और एडिशन तो आप सब जानते हो, एडिशन नंबर ऑफ प्लेसेस की चीज़ें। तो इतने सारे पैटर्न्स आपके क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक, और जो मुझे समझ में आया कि जो आपको समझना भी चाहिए और आपको याद भी रखना चाहिए कि ऐसे ऐसे पैटर्न्स हम दिमाग में लगा सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द पैटर्न्स ऑफ मशीन इनपुट। जल्दी से आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। फाइन, आई होप समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कोई भी पॉइंट आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बता देना कि सर मुझे ये वाली पॉइंट समझ में नहीं आया। क्लियर है? चलो, यहाँ तक एकदम समझ में आया होगा सबको बात। अब आते हैं नेक्स्ट मेन क्वेश्चन पे। हमको क्वेश्चन कैसे करना है और कैसे हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो करना क्या होता है। मैंने आपको वहाँ एक जब थंबनेल दिखाया होगा तो मैं आपको कहा था कि एक आउटवर्ड और अरेंजमेंट, आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ही होता है। आउटवर्ड, ओके, आउटवर्ड और इनवर्ड, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि ये क्या होता है एक्चुअली, किस खेत की मूली है, ये हमको देखना है हमको। आउटवर्ड और अरेंजमेंट और इनवर्ड अरेंजमेंट क्या होता है। सबसे पहले देखो कि जब भी आपके मिक्सचर ऑफ वर्ड्स और नंबर्स अगर इनपुट में रहें, जब भी आपको वर्ड्स और नंबर इनपुट में रहें, तो 90% क्या करना है आपको, 90%। मैं एक एक ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले क्या करना होगा, चेक आउट द लास्ट स्टेप। हमको लास्ट स्टेप देखना है। क्या करना है हमको? लास्ट स्टेप देखना है। जब भी आपके लेटर और नंबर्स के अरेंजमेंट रहेंगे एक साथ मिक्सअप करके, तो लास्ट स्टेप अगर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टाइम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 90% हमेशा। तो एलिफेंट, पिकॉक, ऑरेंज, एप्पल, टीयर, रैट को, बट ऐसा तो अरेंजमेंट हमको पहले दिखा नहीं, ऐसा तो अरेंजमेंट हमको स्टेप 1 स्टेप 2 में दिखा नहीं। हो क्या रहा है, अभी हम इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि इसी को जब हम इसका लॉजिक समझ जाएंगे इस एग्जाम्पल का, तो उसी के बेसिस पे हमको जो इनपुट दिया हुआ है वहाँ से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। वहाँ से हमको एक के बाद एक स्टेप लिखना पड़ेगा। ओके, बट अगर हम ये लॉजिक ही नहीं फाइंड आउट कर पाए तो हम इनपुट जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। तो हमको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप अगर हम देखेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर क्या अरेंजमेंट है लास्ट स्टेप में। क्या हो सकता है कि हमको लास्ट स्टेप में अचानक से एक साइड वर्ड हो गया और एक साइड नंबर हो गया। क्या हो सकता है ऐसा? अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि एलिफेंट में देखो नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं 3, 3, 6, 2, 8 है। तो पिकॉक में आपका यहाँ 7 है, ऑरेंज में आपका देखो 6 है, एप्पल में 5 है, टीयर में 4 है, रैट में 3 है और गो में 2 है। कुछ आइडिया लगा क्या आपको? कुछ आइडिया लगा आपको यहाँ पर कि क्या हो रहा है? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, दैट मीन्स नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से अरेंज किया गया है। जिस वर्ड में सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स होगा, उसको देखो सबसे पहले लिख दिया गया है। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें इस वाले टर्म पे, तो जैसे आपको दिखेगा तो बहुत जल्दी कुछ बहुत होशियार लोग क्या करेंगे, उनको लगेगा अरे वाह ये तो ऑड नंबर है और यहाँ इवन आ गया। अरे भैया लास्ट में देखो क्या है, लास्ट में अगर इवन होगा तो 65 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। तो यहाँ तो इवन और ऑड का कंसेप्ट गया। अगर ये इवन और ऑड का कंसेप्ट चला गया है तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट लगा सकते हैं हम। क्या? ये देखो ध्यान से कि यहाँ तक हमको देखो क्या दिख रहा है, प्राइम नंबर दिख रहा है क्या? बताओ, प्राइम नंबर है ना, 67 तो प्राइम नंबर ही है ना भाई। ओके, बाकी सब प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर और ये क्या है, कंपोजिट नंबर। अब ये सबको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर जो एक मतलब नंबर और जैसे 1 से और इटसेल्फ से आपका डिविजिबल हो। मान लो कोई भी जैसे 7 हो गया ना, तो 7 आपका 1 से भी डिविजिबल है और इटसेल्फ भी है, 7 खुद से ही है आपका। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका मल्टीपल फैक्टर मोर देन 2 हो, तो कंपोजिट हो गया। तो ये लास्ट स्टेप समझ में आया हमको। बट ये लास्ट स्टेप समझने के लिए आपको पूरा जानना होगा कि ये आया कैसे।
गो, रैट, टीयर, एप्पल, तब जाके तो ऐसा अरेंजमेंट हुआ है। वैसे 13, 17 तब जाके ऐसा हुआ है। तो ऐसे के लिए हमको पहले स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। सबसे पहला स्टेप में देखना होगा कि चेंजेस क्या हुआ है। क्या करना होगा हमको? चेंजेस हमको देखना होगा कि क्या हो रहा है। ओके, चेंज देखो आप, टीयर था ना पहले इनपुट में, इनपुट की जगह पे क्या आ गया है? गो, सॉरी मतलब टीयर की जगह पे क्या आ गया है? गो। फिर हमने देखा कि टीयर जो है फिर तो यहाँ पे आ गया, 67 यहाँ आ गया, बस 13 गायब है। 13 गायब है तो कहाँ गया? यहाँ आया। दैट मीन्स ये 2 टर्म जो है आपका गायब है। तो ये जब टीयर गायब हुआ तो अब देखो, सॉरी टीयर गायब नहीं है, गो गायब है, सॉरी। ओके, तो टीयर आपका पहले पोजीशन से गायब है। बट आप देखो एक चीज तो आपको यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे गो देखो सबसे पहले आ गया है ना, और 13 जो देखो सबसे लास्ट में आ गया है। दिख रहा है आपको यहाँ पे 13 सबसे लास्ट और गो यहाँ पे। उसके बाद देखो एज इट इज कॉपी हुआ है, टीयर 67, रैट 65, 56, 29, एप्पल, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। एप्पल के बाद ऑरेंज, पिकॉक, तो ऐसे करके एज इट इज हुआ। मतलब क्या फंडा है यहाँ पे कि जिस टर्म को हमने अरेंज कर लिया उस टर्म को हम दोबारा कॉपी नहीं करेंगे। वैसे ही 13 को भी हम दोबारा कॉपी नहीं करेंगे। अब बात यहाँ पे ये आनी चाहिए कि गो और 13 को ही क्यों लिया? गो और 13 को इसलिए लिया क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ लेटर्स अगर हम देखें हम तो सबसे कम जो लेटर है वो आपके गो में ही है, इसलिए उसको सबसे पहले लिखा गया लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में 13 क्यों ले लिया? 13 इसलिए लिया क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 13 है, इसलिए उसको लिया गया यहाँ पे। ऐसे करते करते नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में भी देखो गो के बाद रैट अगर हम देखें हम तो रैट में कितने लेटर्स है? 3 लेटर है, तो यहाँ पे 3 लेटर ले लिया। ओके, और 13 के बाद उससे बड़ा क्या है आपका? 17, तो 17 यहाँ ले लिया। मतलब दोनों तरफ में आपको जो नया जो टर्म आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? आउटसाइड में अरेंजमेंट हो रहा है। देखो आउटसाइड में ना, बाहर से अरेंजमेंट हो रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं आउटवर्ड अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं हम? आउटवर्ड अरेंजमेंट। ओके, आउटवर्ड अरेंजमेंट हम बोलते हैं इसको। क्लियर है? ये चीज समझ में आया? आउटवर्ड अरेंजमेंट क्यों? क्योंकि नया जो टर्म हम प्लेस कर रहे हैं वो आउटसाइड जा रहा है आपका। ओके, गुड। अब देखिए अब क्या है, तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि आपका पूरा प्राइम नंबर अरेंज ना हो जाए। प्राइम नंबर के बाद देखो नेक्स्ट जो उन्होंने अरेंज किया है वो 12 को सबसे पहले लिखा है यहाँ पे। देखो क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा क्या है आपका? 12 है, फिर क्या है? 56, फिर क्या है? 65। तो ऐसे करते करते हमको उस टाइम तक हमको लिखना पड़ेगा जब तक कि आपका पूरा वर्ड आपका अरेंज ना हो जाए इस फॉर्म में, ठीक है ना? सबसे पहला वाला लेटर, क्योंकि देखो रैट आया फिर टीयर आया, तभी तो आपका सबसे बड़ा वाला जो है इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना? ये कंसेप्ट था आपका। लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। आई होप लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं होगा, लॉजिक आपको पता है कि क्या हो रहा था। ओके, लॉजिक क्लियर था आपका। लॉजिक था आपका यहाँ पे, क्या था लॉजिक? आपको लॉजिक था नंबर ऑफ लेटर्स। ओके, नंबर ऑफ लेटर्स और प्राइम और कंपोजिट, ये आपका लॉजिक था ना? ओके, तो ये आपका लॉजिक था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलो, तो अब हम आपको बताते हैं कि अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जो गिवन क्वेश्चन है, क्योंकि लॉजिक हमको समझ में आ गया, तो गिवन जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका गिवन क्वेश्चन है, एक चीज़ समझो आप, ये जो गिवन क्वेश्चन है की है 41 है, ठीक है? ऐसा तो कुछ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये की है 41 है, 7 है, हॉगवर्ट्स है, विजार्ड है। ओके, तो अब एक चीज़ देखो, हमको क्या होगा अगर मान लो मुझे पहला स्टेप लिखना होता, अगर मुझे पहला स्टेप लिखना होता तो हम यहाँ पे क्या किए होते? अगर हमको पहला स्टेप लिखना होता तो हम यहाँ पे क्या किए होते? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते? यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते, क्या लिखते हम यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आता। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आता की, यही तो आता, बताओ मुझे आप। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या आता? की आता, तो की लिख दिया हमने, ठीक है? अब लेफ्ट हैंड साइड में की लिख दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आता? राइट हैंड साइड में आपको सबसे छोटा वाला जो है, सबसे छोटा वाला क्या? सबसे छोटा वाला क्या करना होता? सबसे छोटा वाला आपको प्राइम नंबर देखना होता। तो सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे? 7 है, तो हम 7 लिखते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में।
यही तो कर रहे थे हम, ऐसा भी वो भी तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ था ना, देखो आप। उसके बाद हमको एज इट इज़ कॉपी करना था, तो की तो हमने कॉपी कर ही लिया। फिर 41 7 नहीं आएगा क्योंकि की यहाँ पे आ गया है। फिर यहाँ पे हॉगवार्ट्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे विजार्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे 79 51 15 MU मगल, QU WA 82 ऐसे करके आएगा। फिर 23 आ जाएगा, फिर ऐसे करके आपका क्वेश्चन आएगा, फिर ब्रूम आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है आपका। बट हमको इतना थोड़ी ना लिखना चाहिए भाई। इतना हम स्टेप लिखेंगे क्या? इम्पॉसिबल। इतना हमको लिखना नहीं है यहाँ पे, ओके। इतना हमको नहीं लिखना है यहाँ पर। तो हम कैसे करेंगे ये चीज़ों को? अब मैं सबको रब कर दे रहा हूँ और फ्रेश में लिख रहा हूँ आपको कैसे होगा। आपको ध्यान से देखते चलो आप कैसे होगा। देखो क्या करना था हमको। देखिए आपको तो इतना पता है ना कि सबसे पहले क्या हो रहा था। सबसे पहले हमें की को अरेंज करना था। किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों अरेंज करना था? क्योंकि सबसे कम नंबर ऑफ लेटर्स आपके की में है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोड L1। आप बोलोगे सर L1 क्यों लिखा? L1 का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले स्टेप में जो चेंज किया गया है टर्म वो की है। वैसे ही राइट हैंड साइड में भी तो हम बता सकते हैं आपको कि राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या चेंज किया होगा। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले जो आया होगा वो क्या आया होगा? R1, ठीक है ना। ऐसे कर करके आप कोड तो बना ही सकते हो, क्योंकि अब की के बाद सबसे जो आपका 3 के बाद 4 लेटर देखो वैंड में है, तो WAND वैंड, तो ये आपका L2 होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आया होगा, इस तरफ आ गया होगा। याद करो, समझो, इमेजिन करते रहो आप कि स्टेप 2 में आ गया होगा, क्योंकि इसमें 4 लेटर है तो इस तरफ आ गया होगा, तो यही तो चेंज हुआ होगा। वैसे ही थर्ड अगर देखो आप वर्ड, तो तीसरा वर्ड आपका 4 के बाद 5 आपका किस में है? ब्रूम में है, तो ब्रूम में आया होगा, तो ये आपका L3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सब चेंज हो रहा होगा, वर्ड तो लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो रहा था। वैसे ही मगल में L4 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही विजार्ड्स 3 3 6 और 1 7, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, L5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 3 6 2 8, यहाँ पे L6 हो जाएगा और यहाँ पे L7 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यही तो होगा। साथ साथ राइट हैंड साइड में भी तो सेम ही स्टेप में चेंज हो रहा होगा ना। स्टेप 1 में भी तो राइट हैंड साइड में भी चेंज हो रहा होगा, है कि नहीं। तो स्टेप 1 में राइट हैंड साइड में अब क्या करना है? राइट हैंड साइड में याद करो क्या करना ही था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि इसी पैटर्न पे तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है गिवन इनपुट पे, है ना। तो आपका सबसे पहला क्या होगा? आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर आपको, सॉरी यहाँ पे R1 नहीं होगा, सॉरी, हाँ R1 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो R1 लिख दिया मैं 7 में। अब 7 के बाद आपका प्राइम नंबर, 7 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या था? R1 के बाद 7 के बाद, तो 7 के बाद देखो सबसे, ये 15 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये मत कर देना आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R2, क्योंकि 23 तो होगा आपका, तो ये R2 हो गया। क्यों देखो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आया था? 17। राइट हैंड साइड में आउटवर्ड अरेंजमेंट हो रहा था आपका वहाँ पे, तो 23 आ गया। अच्छा 23 के बाद नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है 41, तो 41 आपको R3 लिख दो, ठीक। अच्छा 41 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर और कोई है क्या? बिल्कुल है, देखो आप नेक्स्ट प्राइम नंबर आपको यहाँ पे दिखा 79, तो R4 लिख दो आप। अच्छा और कोई प्राइम नंबर है क्या? नहीं। 51 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, बिकॉज 17 3 51 होता है, ओके। तो 51 इज नॉट योर प्राइम नंबर, तो 15 हो गया। अब देखो, अब आपको कंपोजिट नंबर चाहिए। कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा वाला, जो सबसे कंपोजिट नंबर आपका, तो 15 की वैल्यू सबसे छोटा है और ये कंपोजिट नंबर है, तो ये क्या, क्योंकि देखो आप 12 जो है कंपोजिट नंबर है, तो सबसे पहले क्या है? छोटा वाला कंपोजिट नंबर। तो देखो 15 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? R5, फिर क्या आएगा आपका 51, R6, फिर क्या आएगा आपका 82, क्या आ जाएगा आपका R7, खत्म। अब देखो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा होता, देखो आपने सब कुछ लिख दिया, अब ये आपको मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को लिखना होगा, मैं बताऊंगा आपको एक एक चीज़। पहले आप कोडिंग देख लो कैसे हमने कोड किया, और यही तो करना था। अब इसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, ओके। तो आप क्या किए होते? हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट अगर आप देखना होता आपको, तो आप क्या किए होते? देखो भैया सबसे बड़ा वैल्यू डिजिट जो है यहाँ पे L या R में सबसे बड़ा वाला डिजिट वैल्यू क्या है? 7 है। दैट मीन्स 7 नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। ये आपका आंसर हो गया। देखो एक ही बार में हो गया, जैसे हमने कोड दिया। और अगर ये क्वेश्चन जो होता है ना मैक्सिमम टाइम पूछता है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द आउटपुट, या हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। 1 सेकंड में आपका आंसर हो गया जैसे ही आपने कोड दिया, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज़।
अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमने बता दिया। अब मान लो सपोज आपसे कहा गया होता कि आप फोर्थ स्टेप को लिखो। मान लो कोई भी क्वेश्चन आपका फोर्थ स्टेप से आया होता, फोर्थ स्टेप से अगर आपको आया होगा, तो आप क्या फोर्थ स्टेप के लिए पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखोगे क्या? नहीं। इसलिए तो मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूँ। अब दिमाग डालो, दिमाग में एक चीज़ डालो कि दिमाग में क्या डालना है कि स्टेप 4 में आप देखो जो सबसे पहले जो चेंज, मतलब हम बार बार जो चेंज कर रहे हैं वो तो हमको यहाँ आ रहा है, क्योंकि स्टेप 4 में जो नया जो आया है वो तो सबसे लास्ट में जा रहा है कि नहीं? वैसे ही स्टेप 4 में देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन में देखो एग्जाम्पल में कि जो नया जो आ रहा है टर्म वो सबसे लास्ट में जा रहा है। दैट मीन्स फोर्थ वाला जो टर्म होगा, जो आपका होगा L4, L3, L2, L1, क्योंकि जो फोर्थ वाला जो टर्म होगा, जो मगल जो होगा वो सबसे इधर आएगा। वैसे ही यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ तो टर्म आया होगा, तो यहाँ पे जो टर्म आया है जो हम सबसे लास्ट में जो चेंज कर रहे हैं वो इस तरफ आ रहा है, और जो सबसे पहले चेंज किए थे वो इस तरफ आ रहा है। दैट मीन्स हम सबसे पहले 13 को चेंज किए थे तो R1 इधर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, R1, R2, R3, R4, ठीक है ना? अब हमको इसके बीच में हमको वो टर्म अरेंज करना है जिसकी वैल्यू, क्योंकि हम फोर्थ स्टेप लिख रहे हैं तो वो टर्म हमको यहाँ पे इनके बीच में लिखना है, क्योंकि ये भी तो कॉपी करना पड़ेगा ना हमको पूरा जानने के लिए। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड से देखना होगा। क्या देखना होगा? लेफ्ट हैंड साइड से वो टर्म को हमको देखते हुए जाना होगा जिसकी वैल्यू फोर्थ स्टेप से ज़्यादा हो, ठीक है ना? जैसे L1, 3 डिजिट देखो बस 1, 3, 1, ये तो 4 से कम है। जो पहले आ जाए, 6 आए, 7 आए, कुछ भी आ जाए, तो 6 मिल गया हमको तो इसको उतार देंगे हम, तो HO आ जाएगा, हॉग। नेक्स्ट देखो 6 के बाद 5, 4 से ज़्यादा है तो WI आ गया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट आपका 4 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 4 से ज़्यादा लेना है हमको, 51 आ जाएगा क्योंकि 6th स्टेप है आपका। 5 भी आ जाएगा क्योंकि 15 है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट आपका 4 नहीं आएगा क्योंकि हमको 4 से ज़्यादा लेना है। नेक्स्ट क्या है? QU, तो यहाँ पे QU आ गया। नेक्स्ट आपका क्या है? 82, तो 82 भी लेना है हमको यहाँ पे। दैट्स इट, दिस इज योर फोर्थ स्टेप। ये क्या आपका फोर्थ स्टेप, डन। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, मान लो पूछ देगा कि 82 की जो पोजीशन है, ठीक है ना, 82 की जो पोजीशन है फोर्थ स्टेप में राइट हैंड साइड से क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 खत्म। फिफ्थ पोजीशन पे आपका देखो कितना जल्दी आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे, है ना? है कि नहीं? बताओ मुझे आप, ये क्लियर हुआ आपका? नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 51 इन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, स्टेप नंबर 3 अगर लिखना है तो हमको 51 की पोजीशन चाहिए। हमको किसकी पोजीशन चाहिए? हमको 51 की। ओके, क्लियर है? तो अब एक चीज़ देखो, 51 की पोजीशन चाहिए तो पहले हमको स्टेप 3 लिखना पड़ेगा। स्टेप 3 तो हमको लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? अब स्टेप 3 लिखने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको यहाँ से लिखना होगा। अब वही सेम चीज़ स्टेप 3 लिखने के लिए तो जो नया जो टर्म आ रहा है स्टेप 3 में वो तो सबसे पहले आएगा, तो L3 आएगा सबसे पहले, फिर L2 आएगा, फिर L1 आएगा, ठीक है ना? फिर वैसे ही यहाँ पे भी क्या आएगा? जो रिसेंट टर्म है वो सबसे लास्ट में जा रहा है, तो R1, R2 और R3 आ जाएगा। अब इसके बीच में हमको वो टर्म लिखना है जिसकी जो वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है, और जो पहले मिल जाए हमको, जो पहले मिल जाए, 3 से पहले 5 क्यों ना मिल जाए, 4 क्यों ना मिल जाए, जो पहले मिल जाएगा हमको, बट 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 3 से ज़्यादा क्या है आपका? 6। जिस स्टेप को लिख रहे होगे उससे बड़ा होना चाहिए आपको, तो हॉगवर्ड आ गया आपका HOG, ठीक है? फिर क्या आ गया? WI, फिर क्या आ गया आपका? 79, फिर क्या आ गया आपका? 51। देखो 51 पूछ रहा था ना आपसे, और लेफ्ट हैंड साइड से पूछ रहा था 51, हमको आगे जाना ही नहीं है, हमको आगे नहीं जाना है, लेफ्ट हैंड साइड से पूछा था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन गलत है आपका यहाँ पे, ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, हाँ सॉरी, ये ऑप्शन यहाँ पे वो दिया हुआ नहीं है आपका, 7 हो जाएगा, ठीक है? कहीं पे भी जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 7th पोजीशन हो जाएगा आपका, ठीक है? तो आपको समझ में आया क्या है क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन में आपको मिलेगा? 7th पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है? तो ये देखो, ये किसका अरेंजमेंट था? ये आपका आउटवर्ड का अरेंजमेंट था। कैसे हम समझे आउटवर्ड अरेंजमेंट है आपका? क्योंकि हर एक टर्म आपका बाहर जा रहा था, बाहर में अरेंजमेंट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है ना? बाहर में अरेंजमेंट हो रहा था। जो नया टर्म आ रहा है कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है आपका, ओके? आउटसाइड जा रहा है आपका, देखो आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड, ओके? ये 7th में ही होगा ना, देख लो एक बार, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। थर्ड स्टेप के बाद आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका हॉगवर्ड आ जाएगा, WI आ जाएगा, फिर 79 आ जाएगा, फिर 51 आ जाएगा, ठीक है? यस, 7th स्टेप लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है? चलिए
अब देखिए ये तो आउटवर्ड मैंने बताया। अब टफ क्वेश्चन कहा जाता है जब आपको कभी कभी इनसाइड वाले भी अरेंजमेंट होते हैं। कब? जब शिफ्ट होते चला जाएगा आपका क्वेश्चन, वहाँ पे शिफ्टिंग भी बोलते हैं उसको। ओके, उसमें भी सेम लॉजिक लगाएंगे हम वहाँ पे, बट थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। पहले हम देखते हैं करना क्या होता है। पहले आपको लॉजिक समझना होता है गिवन एग्जाम्पल का। पहले लॉजिक समझे हम। लॉजिक समझने के बाद गिवन क्वेश्चन में हम आपको कोड डालेंगे। कोड डालने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वहाँ से हम आंसर कर देंगे, खत्म कहानी। ओके, पूरा स्टेप हम क्यों लिखे अननेसेसरी स्टेप? आपसे मान लो 3 ही क्वेश्चन पूछा इनपुट आउटपुट का, और आपका सिविल स्टेप का क्वेश्चन आ गया है, और वहाँ से सिर्फ 3 स्टेप का पूछ रहा है, 3rd स्टेप का पूछ रहा है, तो आप पूरा क्यों लिखोगे पूरा स्टेप को? है कि नहीं? ओके, क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लाया हूं मैं, ये आपको देखो, अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे फिर से नंबर और वर्ड्स हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जब नंबर और वर्ड्स आपके मिक्सड अप होते हैं तो सबसे पहला काम आपको होता है गिवन एग्जाम्पल में देखना लास्ट स्टेप को। लास्ट स्टेप देखो आप, जब हम लास्ट स्टेप देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिला आपको यहाँ पे? ये देखो, एक साइड हमको एक वर्ड मिला, एक साइड हमको फिर से इधर वर्ड का अरेंजमेंट मिला, और यहाँ पे हमको डिजिट का अरेंजमेंट मिला। एम आई राइट? है ना? तो यहाँ पे हमको डिजिट का अरेंजमेंट मिल गया आपको। अब समझो एक चीज़ समझो अच्छे से आप, जब हमको यहाँ पे डिजिट का अरेंजमेंट मिल जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मिल जा रहा है, तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे भैया? अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्यों वर्ड लिखा गया, और यहाँ पे भी क्यों वर्ड लिखा गया? यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमको क्या दिख रहे हैं? All these words are starting from vowel letters, am I right? A, O, U, और साथ साथ इंक्रीजिंग में है, रैंडम फैशन में नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लायन, टाइगर, वॉन। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल, तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। ये हो गया आपका वर्ड का कंसेप्ट। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना? अब यहाँ नंबर देखते हैं, नंबर कैसे अरेंजमेंट है? नंबर तो काफ़ी सिंपल दिख रहा है आपको, नंबर तो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना? तो यहाँ पे नंबर का क्या अरेंजमेंट हो गया आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो नंबर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो आपके जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स का क्या अरेंजमेंट है आपका? ओके, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बस। बट ये जो अरेंजमेंट यहाँ लास्ट स्टेप में है, वो तो आसमान से आया नहीं, एक एक करके आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपका इनपुट था, यहाँ से हमको अरेंजमेंट करना है। वही के सेम कंसेप्ट, चेंजेस देखो आप, चेंजेस ऑकर करो आपको यहाँ पे कि चेंजेस क्या क्या हुआ है आपको। तो चेंज अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला चेंज देखो, बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा आपको कि लायन था, पहले लायन था ना, लायन की जगह पे क्या आ गया? एन आ गया, मतलब कुछ गड़बड़ है, एन को लिखा उन्होंने, बाद में देखते हैं क्या हुआ होगा। चलो अच्छा, कुछ और भी चेंजेस हुआ है क्या, वो भी देख लेते हैं। एन के बाद लाइन यहाँ आ गया, 18 यहाँ आ गया। अब एन चेंज किया तो एन को तो वापस कॉपी करेगा नहीं, फिर 12 आ गया, आउल आ गया 91, यूज 35, बट 35 के बाद तो टाइगर लिखना चाहिए था, जैसे हम भूल जानते हैं, बट यहाँ तो 45 लिख दिया, यहाँ पे टाइगर लिख दिया, तो मतलब टाइगर को भी चेंज किया है। और 45 और यहाँ पे क्या आ गया? वन आ गया। देखो आप कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखो आप क्या अरेंजमेंट हो रहा है कि सबसे छोटा वाला जो वॉवेल है उसको सबसे पहले अरेंज किया गया, और सबसे बड़ा वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको सबसे पहले अरेंज किया गया। अब बोलोगे सर कहाँ अरेंज किया? वन तो पहले से अरेंज था। बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ा वाला जो कॉन्सोनेंट है वो तो ऑलरेडी अरेंज था, तो हमको उसको टच भी नहीं करना है, तो हमको मेहनत तो आसान हो गया। उसके नेक्स्ट वाला हमको मूव करना पड़ेगा, तो वन के बाद सबसे बड़ा क्या था? टाइगर, तो हम उसको एज इट इज़ तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको पहला स्टेप में चेंज किए हैं, तो इधर भी पहला स्टेप में चेंज करना पड़ेगा हमको। क्यों? क्योंकि हमको एग्जाम्पल में ऐसे सेटअप किया गया है, ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये जैसा एग्जाम्पल है उसी के हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं। ओके, तो वन के बाद क्या आया? टाइगर आया। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए हम स्टेप 2 में देखो एन, तो एन के बाद सबसे छोटा वाला वॉवेल क्या था? ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो आउल आया। अब देखो यहाँ टाइगर तो अरेंजमेंट था, तो टाइगर के बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट क्या था आपका? यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइगर के बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट क्या था आपका? लायन, तो लायन ले लिया यहाँ पे देखो, तो यहाँ से आप अब देखो स्टेप यहाँ अरेंज करा तो यहीं से आपका स्टेप 1 से कॉपी होगा, स्टेप इनपुट से स्टेप मत कॉपी कर लेना, ठीक है। तो लाइन ला दिया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टेप 3 में ओ के बाद क्या अरेंज हो गया? यू हो गया, ठीक है भैया, यू हो गया, तो ए ओ यू ये 3 अरेंज हो गया। यहाँ पे एल टी डब्ल्यू ये 3 अरेंज हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखो, जब तक हम वॉवेल ऑन कॉन्सोनेंट अरेंज नहीं किए थे, हम लोग ने नंबर को टच नहीं किया। ओके,
द मोमेंट वी हैव अरेंज्ड वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम स्टेप नंबर 4। क्या चेंज किए भैया? अब हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, ये एज इट इज़ है। क्या चेंज किए? देखो यूज़ के बाद तो 18 था स्टेप नंबर 3 में, बट 18 की जगह पे क्या आ गया? 91 मतलब सबसे बड़ा वाला जो नंबर है ना उसको चेंज किया गया। सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसको चेंज किया गया। और जैसे नंबर को अरेंज किए तो नंबर को तो एक ही साइड से अरेंज कर रहे हैं। देखो आप 18 कॉपी किया, 12, 35, 45, मतलब नंबर में हम लेफ्ट और राइट का झंझट यहाँ पर नहीं है। नंबर के केस में लेफ्ट और राइट नहीं हो रहा है, एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड से अरेंज हो रहा है यहाँ पे। वैसे ही देखो 91 के बाद नेक्स्ट टर्म देखो 18 होना चाहिए था, बट 18 की जगह पे नेक्स्ट क्या आया? 45। क्यों? क्योंकि 91 के बाद क्या है? नेक्स्ट 45 है। 45 के बाद देखो नेक्स्ट क्या आपका आ गया? नेक्स्ट वाले टर्म इनपुट में 18 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 45 के बाद क्या आ गया? 35 आ गया। बट जैसे ही हमने 35 अरेंज किया, तो जैसे हम 35 अरेंज के बाद हम यहाँ 18 और 12 कॉपी करना चाह रहे थे, हमें 35 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या था? 18 में तो था, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही अरेंज हो गया। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई अरेंज हो जाता है तो हमको उसको फिर से अरेंज नहीं करना नेक्स्ट स्टेप में, वो एज इट इज़ हो जाएगा। देखो आप 35 को जैसे ही 45 के बाद हम अरेंज किए तो नेक्स्ट तो मेरे पास 18 और 12 भी था, हमको तो उतारना है वहाँ से, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। तो यही पंगा हो जाता है इनपुट में, इनवर्ट अरेंजमेंट में यही पंगा हो जाता है कि कभी कभी कुछ टर्म्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपका आ जाता है। अब बोलोगे सर ये कैसे इन्वर्ट हुआ, कैसे समझेंगे हम? ये देखो, नया जो टर्म हम बार बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? इनवर्ट, इनसाइड, अंदर में। पहले एन आया, फिर एन के बाद क्या आया? ऑल आया, ऑल के बाद क्या आया? यूज़ आया, वैसे ही टाइगर के बाद लायन आया। 91 के बाद नया टर्म कहाँ आया? 45। तो हम जो नया टर्म ला रहे हैं कहाँ ला रहे हैं? इनसाइड ला रहे हैं। ओके, क्लियर है ये चीज़? अब ध्यान से समझना इस चीज़ को कि यहाँ पे हम कैसे नंबरिंग करेंगे इस गिवन क्वेश्चन को। देखो आप ध्यान से अच्छे से समझना आप। ओके, अगर हम यहाँ पे कोडिंग करना चाहें तो फिर से वही बात आती है कि हमको वॉवेल और कॉन्सोनेंट तक में तो लेफ्ट और राइट दोनों ही अरेंजमेंट करना होगा। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट तक में हमको लेफ्ट और राइट दोनों ही अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप वॉवेल चेक करोगे, तो वॉवेल में सबसे छोटा वाला वॉवेल क्या आपका? एडमिट है। ओके, तो इसको हमको कहाँ चेक करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटा वाला वॉवेल आपको जाएगा, क्योंकि देखो आप सबसे छोटा वाला वॉवेल एन था तो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा था। तो इसको हम क्या करेंगे? L1 पहला स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, राइट हैंड साइड में भी कुछ हो रहा था, तो राइट हैंड साइड में सबसे बड़ा वाला टर्म क्या है? S। देखो आप पूरा काउंट करो, S आपको दिख रहा है, बट S तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। जब कोई टर्म ऑलरेडी अरेंज्ड है तो हमको तो उसको तो फर्स्ट स्टेप में अरेंज करना नहीं है, तो हम इसको I लिख देते हैं क्योंकि इनपुट में ऑलरेडी अरेंज था। बट हमको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, हम पहले स्टेप में चेंज कर लिए लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में भी तो चेंज करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे था, जैसे वन ऑलरेडी अरेंज था तो हम वन को ऐसे थोड़ी ना छोड़ दिए, वन के बाद हम नेक्स्ट टर्म अरेंज किए। वैसे ही हमको पहला स्टेप में सन के बाद जो नेक्स्ट आपका होगा वो क्या होगा? आपका क्यू हो जाएगा, है कि नहीं? क्यू को अरेंज करेंगे हम यहाँ पे। ओके, जब क्यू को अरेंज करेंगे तो इसका आपका कोड क्या हो जाएगा? R1। ये बात समझ में आएगी आपको? क्यों? क्योंकि हमने सन को फर्स्ट स्टेप में चेंज नहीं किया था, तो हमको उसके बाद वाला देखना पड़ेगा। तो एस के बाद क्या है? क्यू है, सबसे बड़ा वाला। और क्यों? क्योंकि जो हम एग्जाम्पल में देख रहे थे वही हम कर रहे हैं, जो हम एग्जाम्पल में देख रहे थे वही हम कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब ईगल के बाद एक एक करके हम देखते हैं। ईगल के बाद आपका, सॉरी ईगल नहीं होगा, एडमिट होगा। सॉरी, यहाँ पे मैं L1 डाल दिया मैं, सॉरी, ठीक है? यहाँ पे मैं L1 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे आपका यहाँ पे एडमिट में L1 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है? चलिए, तो L1 ए के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आपका ईगल आ जाएगा, क्योंकि ए के बाद ई आता है तो यहाँ पे L2 आ जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके पहले बहुत सारी टर्म्स हैं। आप ध्यान से देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, अभी 2 मिनट रुक जाइएगा। ए और ई, ओके? अब देखो ई के बाद नेक्स्ट आपका वॉवेल अरेंज करना है लेफ्ट हैंड साइड में। पहले हम लेफ्ट अरेंज करते हैं, फिर हम राइट में जाएंगे। तो एडमिट और ईगल। ईगल के बाद नेक्स्ट क्या है आपका? ओ। तो ओ में क्या करेंगे हम? L3। अब जैसे हमने ओ में L3 रख दिया तो ओ के बाद आप ध्यान दो कि ओ के बाद क्या है? यू। एक ट्रिक क्या भैया? यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़, कभी भी इनवर्ट अरेंजमेंट में, इनवर्ट अरेंजमेंट के केस में अगर आपको कभी भी दिख गया कि वो जो टर्म हमको अरेंज करना है उसके पहले अगर कोई टर्म नहीं दिखा, या फिर उसके पहले सारे टर्म्स कोडेड हैं, या फिर कुछ नहीं दिख रहा है, तो समझ लेना कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी टर्म में आ जाएगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट
उसी टर्म में आ जाएगा, उसी स्टेप में आ जाएगा। मतलब थर्ड स्टेप में जैसे ओपन हम लिख दिए थर्ड स्टेप में, तो ओपन के बाद तो हमको यहीं से कॉपी करना है, हमको यूजफुल लिखना था, बट यूजफुल तो ऑलरेडी आ जाएगा ओपन के बाद। दैट मीन्स इसको हम क्या कोड कर देंगे L38, मतलब थर्ड के ही कंटिन्यूटी स्टेप में आपका आ चुका है। इसको फोर्थ L4 मत लिख देना, क्लियर है? L4 मत लिख देना, यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि O के बाद U के पास में कुछ नहीं था। ओके, आगे बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। दैट मीन्स थर्ड स्टेप में आपका देखो A E O U सब क्लियर हो गया। अब आते हैं कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट में देखिए तो क्वीन तो हम ऑलरेडी अरेंज कर लिए थे और एस तो ऑलरेडी था ही आपका यहाँ पे। अब क्यू के बाद आपको क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है ना? तो क्यू के बाद तो आपको सी दिख रहा है कॉन्सोनेंट। अब सी के अब क्या बोलेंगे सर? इसको हम R1A लिख देंगे क्या? नहीं, क्योंकि R1 के पहले देखो 85 अभी तक अरेंज नहीं हुआ है, तो हम इसको क्या लिखना पड़ेगा? R2। ओके, अब केयर के बाद नेक्स्ट आपका क्या है? बॉल। तो बॉल के पहले देखो 12, 88 कुछ भी तो अरेंज नहीं हुआ है, तो हम इसको R2A नहीं लिख सकते, हम इसको क्या लिखेंगे? हम R3। ओके, क्लियर है यहाँ पे? तो देखो दैट मीन्स हमको थर्ड स्टेप में, अगर आपसे किसी ने पूछा कि इन थर्ड स्टेप में कौन से स्टेप में वॉवेल और कॉन्सोनेंट अरेंज हो गए थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप में, क्योंकि थर्ड स्टेप में तो और कुछ वॉवेल और कॉन्सोनेंट बचा ही नहीं। तो ये भी देखो आपको इसको अरेंज करते करते आपको समझ में आ गया एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना? चलिए, अब बच रहा है क्या? नंबर। नंबर को कैसे अरेंज करेंगे? याद करो, नंबर में सबसे पहला नंबर हम जब अरेंज किए थे फोर्थ स्टेप में, तो सबसे बड़ा वाला नंबर था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला नंबर क्या आपका? 98, तो 4 हो जाएगा आपका। क्यों 4 हो जाएगा भाई? सर आपने यहाँ पे L3 L5 R लिख रहे थे, यहाँ पे L4 R4 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि फोर्थ जो स्टेप में है हम लेफ्ट और राइट से तो चेंज नहीं कर रहे हैं। नंबर के केस में हम लेफ्ट और राइट तो ले नहीं रहे हैं, एक ही साइड से चल रहा है आपका। यहाँ पे दो साइड से जब चलेगा तब ना हम L और R लगाएंगे, यहाँ तो एक ही साइड से चल रहा है, तो यहाँ 4 आ जाएगा 98। अच्छा, 98 के बाद नेक्स्ट आपका क्या टर्म हो जाएगा? 88। और 88 के पहले देखो आप ऑलरेडी आपका कुछ टर्म्स है, तो हम यहाँ पे 4A नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। तो फिफ्थ स्टेप में 88 आ जाएगा। अच्छा, 88 के बाद नेक्स्ट आपका टर्म क्या है? आपका 85। अभी देखो 85 के बाद क्या आपका कुछ टर्म बचा क्या? ये तो यूजफुल जो है वो तो थर्ड स्टेप में अरेंज हो गया था। तो जैसे हम 88 लिखेंगे तो 85 तो बाय डिफॉल्ट आपका 88 के साथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 85 के पहले कुछ नहीं बचा अब आपका, सब चीज़ कोड हो गया। दैट मीन्स ये 5 के बाद ये अपने आप 85 को अरेंज करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 88 जैसे ही लिखोगे और जब कॉपी कर रहे होगे उस टर्म को, तो 85 भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5A। जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा स्टेप एक बार लिख लेना और टैली कर लेना कि ये शॉर्ट ट्रिक्स आपका लॉजिकली प्रूव्ड है या नहीं है। ओके, तो 85 के बाद आपका नेक्स्ट आपका क्या बच रहा है? 76। फिर से देखो 85 के बाद हमको 76 उतारना था, बट इसके पहले तो हमको ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि जैसे 85 लिखेंगे तो बचा क्या आपके पास? 76। ये भी तो ऐसे ही आ जाएगा अपने आप, तो हम इसको क्या कर देंगे? 5B। ठीक है, अब देखो 76 हम ले लिए, 76 के बाद मेरे पास क्या बच रहा है? 55। क्या हम इसको 5C लिखेंगे? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर 12 तो अभी भी बचा हुआ है और 12 तो आपका बचा हुआ है। दैट मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6th। 5C नहीं लिखेंगे। अच्छा, 55 के बाद हमको क्या अरेंज करना था? 12। जब 12 अरेंज करना है तो इसके सामने कोई टर्म बचा क्या? नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, अब 12 नहीं बचा, तो आप सर यहाँ पे इसको 6A कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप कॉपी कर रहे होंगे तो ऑलरेडी आपका 55 के बाद 12 भी ऑलरेडी आ जाएगा। 12 के बाद क्या अरेंज करना है आपको? 11। सर 11 भी तो आप ऐसे ही आ गया, 11 भी तो ऐसे ही आ गया, तो हम इसको क्या कोड कर देंगे? 6B। और ये आपका हो गया कोड। बस यही टाइम है, पहली बार सीख रहे हो, अच्छे से समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फटाफट कोड बनाओगे, फटाफट। ओके, कोड बन के जैसे जितना टाइम लगेगा आपको लॉजिक और कोड लिखने में, बस वही टाइम है। द मोमेंट यू आर फिनिश्ड विद दैट कोडिंग सिस्टम, आपका क्वेश्चन फटाफट आपका सॉल्व होगा। ओके, मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा होता कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, आपसे क्वेश्चन पूछता हाउ मेनी स्टेप्स, तो देखो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है आपका? हाउ मेनी स्टेप्स वाले क्वेश्चन का सबसे बड़ा वाला आपका क्या वैल्यू है? 6 वैल्यू ना यहाँ पे, तो आपका क्या आंसर हो जाता? 6 स्टेप्स। है कि नहीं? बताओ मुझे आप, क्लियर है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन का हो जाता। सपोज मान लो आपको 4 स्टेप लिखना है। मान लो आपसे कोई बंदा आया, बोला कि हमको 4 स्टेप लिख के दिखाओ, 4th स्टेप लिख कर दिखाओ उनको, ठीक है ना? तो 4 स्टेप लिखने के लिए हमको क्या करना होगा? कुछ नहीं, वही सेम कंसेप्ट। देखो ध्यान से, इस बार जो नया टर्म आ रहा था वो किधर जा रहा है? इस साइड जा रहा है ना। जो पहली बार जो अरेंज हो गया वो तो वहीं हो गया, एक बार जो अरेंज हो गया देखो
एक बार जो अरेंज हो गया वहीं हो गया। ये भी एक ट्रिक है इसका देखने का इनवर्ट का, जो एक बार अरेंज हो गया वो वहीं पे अरेंज हो जाता है, वो मूव नहीं करता है। ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो आप देखो, आप अगर मान लो आपको फोर्थ स्टेप लिखना होगा यहाँ पे, तो जो नया टर्म है वो कहाँ जा रहा है, वो इनसाइड जा रहा है, और जो पहले जो टर्म हुआ था वो जहाँ जो अरेंज हुआ था वो वहीं पे रह जाएगा। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, L1 L2, क्योंकि फोर्थ स्टेप में लिखना चाह रहा हूँ। कौन सा स्टेप लिखना चाह रहा हूँ मैं, फोर्थ स्टेप। तो L1 L2 L3 L4, क्लियर है। सॉरी, L3A भी आएगा। ओके, L3A भी आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि L3 इसके साथ साथ आ जाएगा, ठीक है। तो L3A भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे L3A, और फोर्थ स्टेप लिख रहे हो ना, तो फोर्थ तो लिखना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। बट साइड राइट हैंड साइड में भी तो आपको लिखना पड़ेगा भैया, राइट हैंड साइड में भी तो कुछ ना कुछ आपको हुआ था, तो राइट हैंड साइड में भी तो हम लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में भी तो आपका जो पहले जो हम अरेंज कर दिए हैं वही आएगा ना। अब राइट हैंड साइड में R1 के बाद I आएगा ना, क्योंकि I तो ऑलरेडी पहले से अरेंज है, वो तो हर बार आपके लास्ट में ही जाएगा, तो आपको I तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, I तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्या आ जाएगा, R3 R2 R1 और I। क्यों, क्योंकि जो सबसे पहले हम चेंज किए वो तो उसी जगह पे रहेगा, यहाँ पे जो सबसे पहले चेंज किए वो तो उसी जगह पे रहेगा। आपको इनसाइड में नया टर्म आ रहा है यहाँ पे, फोर्थ स्टेप, ठीक है ना, दिस इज फोर्थ स्टेप। अब इसके बीच में हमको वो टर्म अरेंज करना है जो फोर्थ स्टेप से बड़ा है और जो पहले आ जाए। दैट मीन्स आपको अब यहाँ पहले 5 मत ढूंढने लग जाना कि सर पहले तो 5 लिखेंगे हम, नहीं, 5A आ गया ना पहले, क्या दिक्कत है, जो पहले आ जाएगा। तो 85 आ जाएगा, यहाँ पर हम 85 लिख दिए। फिर क्या आपका यहाँ पे 85 के बाद R2 तो फोर्थ स्टेप से छोटा है, हमको तो फोर्थ स्टेप से बड़ा लिखना है, तो 76 आ जाएगा, क्योंकि 5 भी वैल्यू है उसका। ओके, नेक्स्ट क्या है, 5 आ जाएगा क्योंकि फोर्थ से बड़ा है आपका, तो 88 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या आपका 6, तो 12 आ जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पे 6 के बाद क्या है यहाँ पे 55, तो 55 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या आ जाएगा 11। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका, दिस इज योर फोर्थ स्टेप। देखो आप, ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। मान लो कोई क्वेश्चन होता है, जैसे मैं फोर्थ स्टेप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने, देखो ये क्वेश्चन आपका आ गया, और अगर बोल रहा है आपका 88 और केयर के बीच में, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बिटवीन 88 एंड केयर इन स्टेप नंबर 4। देखो आप, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बिटवीन 88 एंड केयर इन स्टेप नंबर 4, तो आप उसको क्या आंसर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्या आंसर करेंगे यहाँ पे। तो ये रहा आपका 88 और ये रहा आपका केयर। केयर देखो आप, तो केयर देखो कॉन्स्टेंट है आपका, तो कॉन्स्टेंट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो कॉन्स्टेंट आपको देखो केयर का वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया, देखो R2, तो R2 यहाँ पे है और ये 88 है, तो इसके बीच में कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म है आपका यहाँ पे। दैट मीन्स क्या आंसर हो जाएगा आपका 4 टर्म। देखो मिल गया आपका क्वेश्चन, है ना, सॉरी, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर है यहाँ पे, देखो आपका ये क्वेश्चन आपका मिल गया, फोर्थ टर्म आपका हो गया, 4 टर्म है आपके यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो आपका आंसर हो गया फोर्थ टर्म, मतलब 4 टर्म आपका आ गया, 4 टर्म आपका उनके बीच में है आपका यहाँ पे। तो मेन कंसेप्ट यहाँ पे यही है, इनपुट में कभी कभी कुछ टर्म्स आपके एज इट इज आ जाते हैं अपने बाय डिफॉल्ट, तो वो देख लेना कि उसके सामने अगर कोई कोड नहीं रहा, मान लो सारी चीज़ें कोडेड हैं और कुछ टर्म्स नहीं है, तो वो आपका उसी टाइम में बाय डिफॉल्ट उस स्टेप में आ जाएगा, गिवन स्टेप में। ओके, तो मैं अभी आपको, जो लोग समझ गए हैं, जो लोग समझ गए माय डियर, मुझे बस आप लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और जैसे ही वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लोगे, तो मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो मेहनत है वो कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लोग प्लीज़, आप लोग थर्ड स्टेप इस क्वेश्चन का लिख के दिखाना, इस क्वेश्चन का थर्ड स्टेप यही कोडिंग फॉर्म में मुझे लिख के दिखाना कि आप लोग कोडिंग फॉर्म में कैसे लिख पा रहे हो थर्ड स्टेप। सभी से रिक्वेस्ट है, इतना तो कर ही सकते हो ना, एक स्टेप तो आप लिख ही सकते हो। और देखना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो ना यार, क्या पता RRB PO में ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जाए और आपका टाइम सेव हो जाए वहाँ पे। और प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, जब भी कोई नंबर्स और वर्ड आपका, क्योंकि मैं आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ही बता दिया हूँ। ओके, बहुत कम जगह आपको मिलेगा आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों जगह आपका, तो आउटवर्ड भी बता दिया हूँ और इनवर्ड भी बता दिया हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, तो देख लो आप, ये आपका कंसेप्ट था। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं और भी ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा और आपको मैं डिटेल्स में वहाँ पे बताते रहूँगा, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन सामने था, इसलिए मैं उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये टॉपिक लेकर आया हूँ। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये आपको ये रहा आपका लॉजिक। ओके, क्योंकि इसमें तो ना वर्ड ना लेटर है, ना मिक्सचर ऑफ लेटर और आपका डिजिट तो है नहीं, क्या वर्ड्स और नंबर का आपका कॉम्बिनेशन है, नहीं है। तो इसमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत लोग फंस जाते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए,
मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या करना होता। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं आप, देखो सबसे पहले देखो आप इस क्वेश्चन में, अगर जो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि लास्ट स्टेप लिखने के लिए, तो लास्ट स्टेप तो समझ में आ गया हमको, क्योंकि इसमें आपको ट्रिक देखना है। आपको ट्रिक में क्या है, मतलब लॉजिक और कुछ नहीं। ओके, लॉजिक, बस लॉजिक जानना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बेसिस पे नहीं दिया हूँ। ओके, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट पहले लॉजिक समझो, क्योंकि लॉजिक ही समझ में नहीं आया तो फिर क्वेश्चन कहाँ से करेंगे हम वहाँ पे, बताओ आप मुझे। तो यहाँ पे क्या है 31, तो अब देखो ये जो टर्म्स है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा 31, 43 ऐसे करके, बट ये आया कहाँ से, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी सिर्फ डिजिट ही रहते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है हमको यहाँ पे। और अगर हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखो आप, अगर हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो स्टेप 1 देखो आप, अगर हम स्टेप 1 देखें हैं तो स्टेप 1 में देखो आप, जरा टैली करो इससे। स्टेप 1 में देखो 46 और 50 में डिफरेंस कितना है, 4 का +4, यहाँ पे भी इसमें डिफरेंस कितना है, +4 का। तो ये तो काफ़ी इजी सा निकल गया कि ये आपको +4 मिल गया आपको यहाँ पे सारी चीज़ें में। अब यहाँ +4 हुआ तो ऐसा तो नहीं हो कि वहाँ पे +6 हो जाएगा, सब जगह +4 ही होगा, ठीक है ना। तो पहले वाले स्टेप का लॉजिक निकल गया +4। अब यहाँ देखें हम, तो आप यहाँ से मतलब इनपुट से +2 करो या फिर स्टेप 1 से -2 करो, बात सेम ही है, कोई बड़ा कोई चेंज होने वाला है नहीं, सेम ही आएगा आपको यहाँ पे। ओके, जो जिसको मन है उसके हिसाब से करो, किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप के पैटर्न में आपको यही होने वाला है। ओके, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो यहाँ पे अगर मान लो छोटा सा लिख लेता हूँ यहाँ पे कि मैं इसको यहाँ पे -2 ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि 39 -2 हो गया, 33 यहाँ पे हो गया, या फिर यहाँ से ही +2 ले सकता हूँ, जहाँ से आपको लेना है। मान लो इनपुट से लेना चाहते हो, इनपुट में +2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लॉजिक मेन समझना है, करके देखो सेम ही आएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप 3 में देखो आप, अगर हम स्टेप 3 में देख रहे हैं यहाँ पे, स्टेप 3 देखो ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ डिफरेंट है, क्योंकि 48 से आपका 10 नहीं हो पा रहा है, 96 से आपका 13 नहीं हो पा रहा है। बट अगर हम यहाँ इनपुट से अगर टैली करें, हम स्टेप 3 को इनपुट से टैली करें तो 6 + 4, 4 + 6 क्या आपका 10, देखो 10 यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट 9 + 4 क्या आपका 13, मतलब 13 लिख दिया। मतलब क्या चल रहा है, डिजिट का एडिशन, डिजिट का एडिशन। ओके, डिजिट का एडिशन चल रहा है। यही चीज़ देखो 35, तो 5 3 8 क्या हो जाएगा 08, तो देखो आपका 08 लिख दिया यहाँ पे। तो ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया कि इनपुट का एडिशन चल रहा है, ठीक है ना, इनपुट का क्या हो रहा है, एडिशन। ओके, इनपुट एडिशन, ठीक है ना। अब देखो स्टेप 4 देखो आप, अगर हम स्टेप 4 को देखें यहाँ पे, तो स्टेप 4 में क्या हो रहा है, स्टेप 4 में कुछ अजीब सा हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, स्टेप 4 में हम देखें यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ देखिए तो सबसे ध्यान से देखो कि ये सब आपका क्या है, स्क्वायर है। देखो आप क्या है, स्क्वायर है। अब किसका है स्क्वायर है, 1 जो है स्क्वायर किसका है, 1 का है, कहाँ से बनाया होगा। 16 स्क्वायर किसका है, 4 का है, कहाँ से 4 आया होगा। देखो अगर हम स्टेप 3 देखें, मान लो अगर हम स्टेप 3 देख रहे हैं हम, तो 1 + 0 क्या होता है, 1 + 0 क्या हो गया 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 0 1 लिख दिया यहाँ पे, 0 1 आ गया आपके यहाँ पे। नेक्स्ट 1 3 है आपका यहाँ पे, 1 3, तो 1 3 मतलब 1 + 3 क्या हो गया 0 4, और 0 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 लिख दिया यहाँ पे। वैसे ही आगे भी चल रहा है, देखो 0 8, तो 0 + 8 मतलब 0 8 + 8 क्या होगा 8 ही तो होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो देखो 64 लिख दिया यहाँ पे। दैट मीन्स ये थर्ड स्टेप का आपका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ना, थर्ड स्टेप स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 2 आ गया, 2 8, ये कैसे आ गया यार, ये कैसे आ गया 2 8 14 कैसे आ गया आपका यहाँ पे, ये कैसे हो जा रहा है 18 4 16 है आपके यहाँ पे, तो ये कैसे हो जा रहा है, ये भी तो समझना पड़ेगा हमको यहाँ पे, है कि नहीं। ओके, तो ये 2 8 14 2 18 4 16 कैसे हो जा रहा है, वो हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे हो सकता है, देखो आप ध्यान से, अगर हम 2 की बात करें यहाँ पे, तो कुछ लोग समझेंगे कि सर इसको हम 2 से डिवाइड इंटू कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। आप एक चीज़ देखो, आप क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस दोनों को एडिशन कर ले, 1 + 0 + 1 × 2, देखो हो रहा है आपका 1 + 3 4 × 2 8 हो रहा है, 6 + 1 7 7 × 2 14 हो रहा है, 1 + 0 1 1 × 2 2 हो रहा है, 0 + 9 9 9 × 2 18 हो रहा है, 1 + 1 2 2 × 2 4 हो रहा है। दैट मीन्स स्टेप 3, ठीक है ना, स्टेप 3 × 2 डिजिट का एडिशन चल रहा है, डिजिट एडिशन, ठीक है, ठीक है ना। चलिए सॉरी, अब डिजिट का एडिशन चल रहा है यहाँ पे। अब कुछ लोग बोल सकते हैं सर एक और चीज़ कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो भाई, स्टेप 5 का एक और लॉजिक है। क्या लॉजिक है,
स्टेप 5 का एक लॉजिक है कि स्टेप 4 का ना, स्टेप 4 का आप स्क्वायर रूट करो, स्टेप 4 का आप स्क्वायर रूट करो और जो आ रहा है उसको इंटू 2 कर दो। बात सेम ही होगा यार, बात सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि स्टेप 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, और 1 इंटू 2 क्या होगा 2। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर इसको स्क्वायर रूट कर रहे हैं 16 4 4 2 8, यहाँ पे 7 7 2 14, यहाँ पे 1 1 इंटू 2, ये भी आपका लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, वो भी लॉजिक हो सकता है। ओके नेक्स्ट, अब देखो ये सबसे अच्छा स्टेप, ये अच्छा स्टेप आया। ये थोड़ा आप लोग को जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो जरा वीडियो को पॉज कर लेना, ओके, और जब मैं ये बताने वाला हूँ तो एक बार पॉज करके सोचना दिमाग में कि क्या हो सकता है स्टेप नंबर 6, ओके, फिर आप प्ले कर देना उसको। देखो 47 है, अब ये 47 जो है ये 2 8 14, अगर प्रीवियस स्टेप देखें तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। जरा देखो ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपके इनपुट से अरेंजमेंट है, इनपुट के आसपास है। अगर मैं 47 को रिलेट करूँ तो 47 को अगर मैं रिलेट करूँ तो 46 के बाद क्या होगा, 46 प्लस 1 क्या होगा 47। वैसे ही 94 को अगर मैं रिलेट करूँ तो 94 प्लस 4 क्या होगा 98। वैसे ही अगर मैं 79 को रिलेट करूँ तो 79, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे देखो 79 है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, देखो 94 में 4 ऐड हुआ, यहाँ पे आपका 46 में आपका 1 ऐड हुआ, 79 में आपका क्या हो गया 7 ऐड हुआ, देखो है ना, 79 में आपका 7 ऐड हुआ तो तब जाके 86 हो गया। ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये नंबर आ कहाँ से रहा है, ध्यान से देखो ये नंबर आ कहाँ से रहा है। अगर हम समझें इस चीज़ को तो कहाँ से आ रहा है, हम दो तरीका कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो समझो। पहला चीज़ कि स्टेप 4 में जो आपका आया है, ये जो स्टेप 1 है आपका, ये जो आपका जो भी आपका आ रहा है, देखते चलो आप स्टेप 3 में, स्टेप 3 देखें हम तो यहाँ पे एडिशन करने के बाद क्या आया था 1, यहाँ पे क्या आया था 8, तो इनपुट में अगर स्टेप 3 की जो एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आया है वो ऐड कर दो, तो 46 प्लस 1 क्या आ गया आपका 47, 94 प्लस 4 क्या आ गया आपका 98, 79 प्लस 7 क्या आ गया देखो आपका 86, 64 आपका प्लस 1 क्या आ गया 65। ये कंसेप्ट चल रहा है आपका, है कि नहीं, ओके। या फिर कुछ लोग करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, ओके। 46, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, 1 का स्टेप 4 का स्क्वायर रूट निकाल दो, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, तो 1 ऐड हो गया। 16 का स्क्वायर रूट 4 तो 94 प्लस 4 ऐड हो गया। 49 का स्क्वायर रूट 7 तो 79 प्लस 7 हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 तो 64 प्लस 1 हो गया। बात सेम ही होगा आपका यहाँ पे, दैट मीन्स ये कंसेप्ट था आपका यहाँ पे, ये इनपुट से भी हो जा रहा है और स्क्वायर रूट से भी हो जा रहा है। नेक्स्ट आपका है 31 43 45 47 65 86 98, ठीक है ना। ये क्या किया, इसको अरेंज कर दिया आपने यहाँ पे, इसको अरेंज कर लिया यहाँ पे, ओके, ये अरेंज कर दिया आपको यहाँ पे 31 ऐसे करके। अब ये क्वेश्चन में इसलिए लाया था क्योंकि एक ही क्वेश्चन में, एक इसी सारे क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारे लॉजिक बता दिया। जनरली एक ही लॉजिक अप्लाई होता, बट मैं चाहता था कि आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे लॉजिक बता दूँ कि कैसे लॉजिक को हम फाइंड आउट करते हैं, ओके, क्लियर है। मान लो मैं एक क्वेश्चन देता आपको, सपोज एक इनपुट दे देता, इसी के बेसिस पे मैं आपको एक इनपुट दे देता, सपोज मैं देता आपको 47 98 86 65 45 31 और 43। और अगर मैं क्वेश्चन देता आपको कि अगर मान लो मुझे फोर्थ स्टेप में, ठीक है, फोर्थ स्टेप में राइट हैंड साइड से, फोर्थ स्टेप में राइट हैंड साइड से, राइट साइड से थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा। तो अब इसके लिए बेवकूफ़ी मत कर लेना आप। अगर मैं क्वेश्चन पूछा कि फोर्थ स्टेप से राइट हैंड साइड में थर्ड टर्म क्या होगा, तो आप पहला सेकंड थर्ड स्टेप मत लिख देना वहाँ पर। आप क्या करना है, फोर्थ स्टेप लिखना ना भैया। हमको याद करो फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा था, फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा था, ध्यान से एक चीज़ देखो आप, इसको ऐड किए 6 3 9 और 9 के बाद उसका स्क्वायर कर दिए, यही तो हुआ था, 9 2 11, तो हाँ सॉरी, तो यहाँ पे 6 3 9 हुआ आपका, और 9 2 11 के बाद 1 + 1 इक्वल्स टू 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर कर लिया हम यहाँ पे, यही तो हुआ, 5 3 8। तो वही हमको फोर्थ स्टेप में चाहिए हमको। तो देखो थर्ड वाला टर्म 4 + 9, याद करो क्या कर रहे थे हम, इसको हमको ऐड करना था 9 और 9 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 81। दिस इज आंसर। क्या जरूरत है हमको पूरा लिखने का, ओके, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ क्वेश्चंस में भी हम शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं, अपना दिमाग लगाए तो, और बहुत
बहुत जल्दी मैं इसका और डिटेल्स सेशन लेकर आऊँगा मैं आपको। मैं इसलिए आज लेकर आया हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए एग्जामिनेशन से पहले, क्या पता क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये हेल्पफुल हो जाए आपको। यहाँ पे आराम से क्वेश्चन को इत्मीनान से देखना, क्योंकि नया कुछ सीख रहे हो, पेशेंटली क्वेश्चन को सारे ट्रिक्स को देखना। और जो मैं आपको दिया था कि उस वाले क्वेश्चन का थर्ड स्टेप मुझे चाहिए आपका, तो आप लोग थर्ड स्टेप को मुझे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप को आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाओगे, जितने भी लोग देख रहे होंगे। ओके, जितने भी लोग देख रहे होंगे सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाओगे। जान लो, कोई कंजूसी मत करना, 2-3 टाइप करना है आपको यहाँ पे। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग समझ गए हैं यहाँ पर। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप लोग को समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाया हूँ, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू ऑल। आप लोग ऐसे ही देखते रहो, और जो लोग बाहर से देख रहे हो आराम से जल्दी से आप लोग सेशन को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट ट्रिक्स बताया हूँ, काफ़ी अच्छे लॉजिक बताया हूँ मैं आपको यहाँ पे, और पैटर्न्स भी काफ़ी सारा बताया हूँ मैं आपको। लाइक कर देना, और जो लोग बाहर से देख रहे हो, जो लोग नए देख रहे हो, नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर RRB PO एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर दैट।